हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग देखिए कवर करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। तो कौन कौन से टॉपिक होंगे यहाँ पे? आपका संविधान होगा, हिंदी साहित्य होगा, नदियाँ हैं, पर्वत है, वन है, वन्य जीव है, कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा और सारी क्वेश्चन की रिप्लाई आपको कमेंट सेक्शन में देनी है। कमेंट सेक्शन में देने का दो फायदा है। एक तो आप लोग ये पता चलेगा कि आप लोग चीटिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, सीरियसली आप ऑनेस्ट हैं कि नहीं, एग्जाम के लिए प्रिपेयर हैं कि नहीं। दूसरी चीज है कि आप लोग जो भी रिप्लाई करेंगे आपके मेमोरी में वो चीज फीड हो जाएगी, दिमाग में वो बैठ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे है, तो विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? आपको 2 सेकंड का टाइम देंगे जिससे कि आप लोग जल्दी से विकल्प को देखें और ऑप्शन को चूज कर लें। एकदम से सीरियस होकर के एग्जाम के माहौल में आपको सारे रिप्लाई करनी, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, लॉर्ड एमरी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो अभी तक जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं लाइव या ऑफलाइन, जल्दी जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिए, एक शेयर करिए, एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही हो जाता है आपका बी, भारत शासन अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है डी, कैबिनेट मिशन योजना। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, कब हुआ था? संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, 9 दिसंबर 1946 को, 1946, 9 दिसंबर 1946 को। ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपको अस्थायी अध्यक्ष बताना है। वी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू। बहुत ही बढ़िया, फास्ट रिप्लाई कीजिए, जल्दी जल्दी से आप सभी को रिप्लाई करना। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि? ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? आपको 2 से 4 सेकंड का टाइम देंगे, जल्दी से आप लोग ऑप्शन चूज करिए। बहुत ही बढ़िया रिप्लाई, आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, चलिए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसी वजह से संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, 15। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? देखिए 4 विकल्प आप सभी के सामने, जल्दी से आप लोग ऑप्शन चूज करिए। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि भारत किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, सभी धर्मों का वो सम्मान करता है। नेक्स्ट है, गणतंत्र होता है, ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही हो जाता है आपका डी, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत ना हो, जहां पे राज्य वंशानुगत ना हो, ये हो गए तो उनकी अगली पीढ़ी अगली पीढ़ी अगली पीढ़ी, ऐसा कुछ ना हो वहां पे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका,
भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई? समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई आपको बताना है। यूएसए, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, ऑस्ट्रेलिया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऐसा है जो भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किया गया था? कौन सा संशोधन अधिनियम था जिससे कि भारत के संविधान उद्देशिका में परिवर्तन हुआ? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 42वां संशोधन अधिनियम 1976। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? प्रस्तावना का कौन सा वो प्रावधान है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा बी, प्रजातंत्र, प्रजा का तंत्र, जिससे नागरिकों को मतदान देने का अधिकार प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च की बात हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी, संविधान। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है किसमें? राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में, संविधान में। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, संविधान में। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है किसमें? संविधान में। ऑप्शन आपका सही हो जाता है यहां पे डी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, रूस के संविधान से। कहां से लिया गया? रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया। भारत का संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। भारत का संविधान, ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ऑप्शन आपका यहां पे ए सही हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? संघात्मक शासन व्यवस्था पूछी जा रही है। अमेरिका, रूस, कनाडा, नाइजीरिया। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, कनाडा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है किससे? भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है ए, इंग्लैंड से। भारत की संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से प्रभावित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज से ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। संविधान के किस भाग में मेनली पंचायती राज से 2 ही 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो आपको याद रखना है भाग 9। ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है ए, भाग 9। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? ऑप्शन प्रथम अनुसूची, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाएगा डी, चतुर्थ अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है किससे? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है पंचायती राज से। पंचायती राज से संबंधित है भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? परिसंघ, महासंघ, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, राज्यों का संघ।
ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है कौन सा अनुच्छेद? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, अनुच्छेद 123। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, अनुच्छेद 360। ये अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? आप लोग ये बताइए, चाहे जहां से खोज करके, बुक से, गूगल, विकिपीडिया, जो कुछ भी, आप लोग रिप्लाई कीजिए। आप लोग एक क्वेश्चन तैयार करेंगे, आप उसके साथ साथ आपके 2-3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। आपको ये क्वेश्चन बताया भी गया है, आप संविधान की पूरी डिटेल वाली वीडियो देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। कब गठित किया गया? विकल्प आप सभी के सामने, जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, 1953 में, भाषाई राज्य के रूप में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश में? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद और विधानसभाएं। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, संसद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित और संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने और उन्हें संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, आर्टिकल 30, अनुच्छेद 30। नेक्स्ट है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया? ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? अनुच्छेद 25। ऑप्शन सही हो जाता है आपका सी, आर्टिकल 25। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? विकल्प आपको चूज करना है यहाँ पे। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे अंबेडकर साहब ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? ऑप्शन चूज करिए आप लोग। बहुत ही बढ़िया बढ़िया सारे क्वेश्चन है, तो जितने भी स्टूडेंट अभी वीडियो को देख रहे हैं, लाइव हैं, 100% ऑनेस्टी के साथ जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोग जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक और एक शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में, जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जिससे कि सभी तक ये वीडियो पहुंचे। और आपकी लाइक से हमें एनर्जी मिलती है, पावर बूस्टर की तरह काम करता है। तो चलिए विकल्प पे आ जाइए। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है, किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में। सभी परिस्थितियां कौन सी है? आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो, सभी कंडीशंस में ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार निलंबित हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? यहाँ पे सही हो जाता है बी, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किस न्यायालय द्वारा, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? क्या
ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, रिट, समादेश। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्न में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए पूछा जा रहा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है आपका, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित ऑप्शन आपको चूज करना है, तो ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है हड़ताल करने की आजादी, विचार व्यक्त करने की आजादी है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आजादी है, धरना देने की आजादी है, हड़ताल करने की आजादी नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? ऑप्शन यहां पे आपका कौन सा सही होगा? ए सही हो जाता है केशवानंद भारती वाद। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ऑप्शन यहां पे आपका कौन सा सही होगा? बी सही हो जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाएगा बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार कौन सा अधिकार है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है ये, या मूल अधिकार है, या सांविधिक अधिकार है, या कोई नहीं? विकल्प आपका यहां पे सही हो जाएगा ये मूल अधिकार है, ये बच्चों का मूल अधिकार है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाएगा सी, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाएगा बी, संपत्ति का अधिकार। अगला आपका क्वेश्चन है, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? तो यहां पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? आपको यहां पे बताना है, ध्यान दीजिएगा यहां पे विकल्प चेंज है। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये मौलिक अधिकार में नहीं आता। अगला आपका क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? ए सही होगा, 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। फिर ये किस अधिकार में रखा गया? विधिक अधिकार में रखा गया। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, संपत्ति का अधिकार है कैसा? मौलिक, नैसर्गिक, संवैधानिक, कानूनी? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है डी, ये कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? वैधानिक अधिकार अभी मैंने आपको बताया। विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? सी सही होगा, संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन को समझने की जरूरत होती है। अगर आप पॉइंट जानते रहेंगे तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाएगा, उसके बारे में अगर आपको जानकारी है तो आप लोग जरूर रिप्लाई कर पाएंगे।
संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? अभी मैंने आपको बताया 42वें, 44वें, 45वें, 52वें। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका बी, संपत्ति का अधिकार। देखिए अलग अलग सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन जो हमें सही है वो सही है, चाहे जितने भी बड़े आंसर क्यों ना दिए गए हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों को क्लियर हो इसलिए सारे तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे ले लिए गए, हमने सारे क्वेश्चन इसीलिए ले लिए हैं, ठीक है। जैसे कि आपको कभी कोई कंफ्यूजन ना हो, विकल्प कैसा भी हो, क्वेश्चन कैसा भी हो, उत्तर जब आपका जो पॉइंट सही वही देना है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, संविधान से यहाँ पे हो जाते हैं आपके पूरे 51 क्वेश्चन कंप्लीट। पूरे 51 क्वेश्चन आपके यहाँ पे संविधान से हो जाते हैं कंप्लीट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन था। आप लोग यहाँ पे बताइए अपने स्कोरिंग, आप लोग कितना स्कोर कर पाए बिना चीटिंग के, ईमानदारी से। मैंने बताया हमेशा आपको जब भी वनडे एग्जाम टारगेट पे आना है एक सीरियस माहौल के साथ, सीरियस मूड के साथ, कि आप जैसा लगे कि एग्जाम हॉल में बैठे हैं, ठीक है। एग्जाम हॉल में जिस तरीके से आप रिप्लाई करते हैं, जितना टाइम का प्रेशर रहता है, जितना जल्दी आपको करना होता है, सेम वैसे ही माहौल के साथ, सेम वैसे ही मूड के साथ आपको रिप्लाई करना है। तो आप लोग ऑनेस्टी के साथ बताएंगे कमेंट बॉक्स में 51 में से आप लोग कितना स्कोर कर पाए। जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। चलिए आगे चलते हैं हिंदी साहित्य की तरफ। तैयार हैं आप लोग? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं। गुड। अब यहाँ पे देखते हैं हिंदी साहित्य के बहुत ही इंपॉर्टेंट पूरे 115 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। देखिए पूरा उद्देश्य है मेरा कि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाया जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं, और साथ साथ में आप लोग स्कोर करते रहिए। 115 में आप लोग कितने मार्क्स गेन करते हैं। चलिए क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे है। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, किस पर? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, उर्वशी पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, आप लोग जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं जल्दी से सभी लोग आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऑनेस्टी के साथ, जितनी ऑनेस्टी के साथ हम क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं उसी ऑनेस्टी के साथ आप लोग लाइक और शेयर करते रहिए। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है घासीदास तासी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका, पद्मावत किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है? विकल्प आप सभी के सामने, ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, जायसी की रचना है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, बैताल पच्चीसी के रचनाकार हैं। बैताल पच्चीसी के रचनाकार लल्लू लाल, सदल मिश्र, नाभादास, सुरति मिश्र। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, सुरति मिश्र। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, सुहाग के नूपुर, इसके रचयिता कौन है? सुहाग के नूपुर। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? जल्दी जल्दी से आप सभी लोग रिप्लाई करते रहिए, बहुत ही फास्ट रिप्लाई। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, अमृतलाल नागर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय ये किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अशोक के फूल ये निबंध संग्रह है, इसके रचनाकार कौन है? अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? झरना काव्य संग्रह के रचयिता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। जितने भी हिंदी के आप यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे सभी एक से बढ़ के एक बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और इनके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत भारती
काव्य है, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? आपको बताना है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश के रचयिता कौन है? आपका यहाँ पे विकल्प सही हो जाता है सी, सरहप्पा। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रेम सागर के रचनाकार हैं, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प सही हो जाता है आपका यहाँ पे सी, लल्लू लाल। प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल जी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर ये क्या है? कहानी है। पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, प्रेमचंद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तोड़ती पत्थर ये कविता है, इसके कवि कौन है? तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है, हार की जीत, हार की जीत इस कहानी के कहानीकार कौन है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सुदर्शन। नेक्स्ट है, रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधवराव सप्रे, इंशा अल्लाह खां। ऑप्शन सही हो जाता है आपका यहाँ पे डी, इंशा अल्लाह खां। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? रसिक प्रिया के रचयिता, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, केशव दास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सुमित्रा नंदन पंत जी। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, तुलसीदास। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानस का हंस, मानस का हंस इसके लेखक का नाम? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, अमृतलाल नागर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम इस निबंध के रचनाकार कौन है? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सरदार पूर्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कलम का सिपाही कौन सी विधा है? क्या है ये? आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण या जीवनी? ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, जीवनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो नहीं कही, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का नाम आपको बताना है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम आपको बताना है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? बंग महिला, सत्यवती, चंद्रकिरण, चंद्रकांता। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बंग महिला। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, मैला आंचल। यहाँ पे अलग से कोई क्वेश्चन कहने की जरूरत नहीं कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं, सारे क्वेश्चन बहुत ही चुने हुए क्वेश्चन है। आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, क्वेश्चन बहुत ही यूनिक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, गोदान किसकी कृति है?
आप सभी जानते हैं गोदान किसकी रचना है? ऑप्शन सही हो जाता है आपका बी, प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाता है, संत कवि। ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदवारिये, इस कथन को किसने लिखा? ये कथन किसका है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदवारिये, ये कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। नेक्स्ट है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, स्वयंभू को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है, चंदवरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंदवरदाई किसके दरबारी कवि थे? आपको बताना है, जल्दी से आप लोग ऑप्शन चूज करिए। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, पृथ्वीराज चौहान के। किसके थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत, विकल्प सही हो जाता है आपका यहाँ पे डी, केशव दास को। कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? शांति प्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद या रामावत द्विवेदी? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम क्या है? हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम आपको बताना है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम आपको बताना है। मुख्य पात्र का नाम, विकल्प सही हो जाता है आपका यहाँ पे सी, लहना सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? आपको बताना है यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है। विकल्प सही हो जाता है आपका यहाँ पे डी, सिंदूर की होली, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सभी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम बताना है आपको। हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? निराला, अज्ञेय, पंत, जयशंकर प्रसाद। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, अज्ञेय जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? उपेंद्रनाथ अश्क, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, वृंदावन लाल वर्मा। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा डी, वृंदावन लाल वर्मा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, जय पराजय, कायाकल्प, रंगभूमि, प्रेमाश्रय, ये सभी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, भ्रमर गीत के रचयिता हैं। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? आपको जल्दी से बताना है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सूरदास। आप सभी लोग जितनी जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे उतनी जल्दी हम वीडियो को कवर कर लेंगे, तो आप लोग जल्दी जल्दी से फास्ट रिप्लाई करते रहिए। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ईदगाह कहानी है, इस कहानी के रचनाकार कौन है? आपकी एससीईआरटी की बुक में ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है, वीरों का कैसा हो वसंत, ये कविता है, इसके रचयिता कौन है? केदारनाथ सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान, अज्ञेय, धर्मवीर भारती। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन है, संदेश रासक के रचयिता हैं। विकल्प सही हो जाता है आपका बी, अब्दुल रहमान। अगला क्वेश्चन है, साखी के रचयिता हैं। साखी की रचना किसने की?
ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, कबीरदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, रामचंद्र शुक्ल जी का। वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, कबीरदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसके रचयिता कौन है? बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, मैथिली शरण गुप्त। अगले क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट है, इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? भक्ति काल का कवि इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, अमीर खुसरो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, बिहारी ने क्या लिखे? पद, दोहे, चौपाई, कवित। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, दोहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? आपको बताना है प्रबंध काव्य कौन सा है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है रामचरित मानस। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा ये रामचरित मानस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आपको बताना है पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है आदिकाल की रचना है पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? छायावादी कवि पूछा जा रहा है। भारत भूषण अग्रवाल, तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत, नागार्जुन। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? उन्होंने क्या लिखा है ज्यादातर? विकल्प सही हो जाता है आपका यहाँ पे डी, आलोचना। आत्मजयी के रचयिता कौन है? आत्मजयी के रचयिता, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है कौन सा? सी, कुंवर नारायण। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य है, इसके रचयिता कौन है? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही हो जाता है सी, गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, रामलला नहछु के रचनाकार हैं। रामलला नहछु के रचनाकार कौन है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, तुलसीदास। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, आषाढ़ का एक दिन, ये नाटक है, इसके रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? सेठ गोविंद दास, भीष्म साहनी, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, मोहन राकेश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, यामा के रचयिता, यामा की रचना किसने की है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, महादेवी वर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, संसद से सड़क तक, ये काव्य है, इसकी रचना किसने की? ऑप्शन सही हो जाता है आपका बी, सुदामा पांडे धूमिल ने। सड़क से संसद तक ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, चीप की दावत कहानी है, इसके रचनाकार कौन है? डॉक्टर देवराज, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, दुष्यंत कुमार। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, भीष्म साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं। सर्कस उपन्यास है, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन सही हो जाता है आपका डी, संजीव। नेक्स्ट है, रंगभूमि, ये उपन्यास है, इसके रचनाकार? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, प्रेमचंद। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं प्रेमचंद जी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? रैदास, मलुकदास, गुरु नानक, कबीरदास।
विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है रैदास की ये पंक्तियां हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, गिरिधर। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रेम पचीसी एक कहानी संग्रह है, इसके रचनाकार कौन है? प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है प्रेमचंद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए यहां पे देखिए, प्रेम सागर के लेखक कौन है? प्रेम सागर के लेखक, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, लल्लू लाल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी, राम का। नेक्स्ट है, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? आपको बताना है यहाँ पे। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा बी, जैनेन्द्र कुमार। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है किसके लिए? चारों विकल्प में से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपको 2 से 4 सेकंड का टाइम देते हैं, जिससे कि आप लोग अच्छी तरीके से ऑप्शन को चूज कर पाए बिना हड़बड़ाहट के। उम्मीद है आप लोग ऑप्शन चूज कर पाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, भाव विलास के रचयिता कौन थे? भाव विलास के रचयिता, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है देव। नेक्स्ट है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, उर्वशी। नेक्स्ट है, इसमें हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होता है? ऑप्शन सही हो जाता है आपका डी, सुमित्रानंदन पंत को। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक के संपादक कौन थे? तार सप्तक के संपादक कौन थे? नामवर सिंह अज्ञेय, निराला, प्रभाकर, माचवे। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, गीत फरोश के रचयिता कौन है? गीत फरोश के रचयिता कौन है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा सी, भवानी प्रसाद मिश्र। गीत फरोश के रचयिता, ऑप्शन सही हो जाता है आपका सी, भवानी प्रसाद मिश्र। मधुशाला के रचयिता कौन है? मधुशाला, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा कौन? बी ऑप्शन, हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट है, एक कंठ विस्पाई, ये किसकी रचना है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, दुष्यंत कुमार जी की। नेक्स्ट है, कुकुरमुत्ता के रचयिता हैं। कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट रचना है, पंथ है, निराला है, महादेवी प्रसाद। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। इनमें से निराला की कविता कौन सी है? रश्मि, तुलसीदास, आंसू, उच्छ्वास। कविता निराला की कौन सी है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, निराला जी की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंधा युग, अंधा युग ये किसकी कृति है? विकल्प सही हो जाता है आपका यहाँ पे डी, धर्मवीर भारती की। नेक्स्ट है, नील देवी नाटक के रचयिता का नाम बताइए।
नील देवी नाटक के रचयिता का नाम आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, आवारा मसीहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? शरद चंद्र, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी विष्णु प्रभाकर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है, कलम का सिपाही किसने लिखा? कलम का सिपाही ये किसने लिखा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी अमृत राय ने। नेक्स्ट है, रक्षाबंधन नाटक के रचयिता कौन है? रक्षाबंधन नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है कौन सा? बी हरि कृष्ण प्रेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? इसमें पूछा जा रहा है कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है। भारत दुर्दशा, स्वर्ण, ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी स्वर्ण विहार। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, चंद्रावली नाटिका, ये सभी भारतेंदु के नाटक हैं, लेकिन स्वर्ण विहार नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है, अंजो दीदी के रचनाकार कौन है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी उपेंद्रनाथ अश्क। अंजो दीदी के रचनाकार हैं, विकल्प सही हो जाता है आपका सी उपेंद्रनाथ अश्क। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है, इनमें से मोहन राकेश की कृति कौन सी है? इनमें से मोहन राकेश की कृति कौन सी है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है लहरों की राजहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के लेखक कौन है? दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के लेखक कौन है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है नामवर सिंह। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है नामवर सिंह। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है, बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है? बिहारी रत्नाकर के रचयिता आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं ये किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है हरिवंश राय बच्चन जी के। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी, ये किसकी कृति है? ऑप्शन सही हो जाता है आपका यहाँ पे बी विद्यानिवास मिश्र की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है, माटी की मूर्तें किसकी कृति है? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी राम वृक्ष वेनीपुरी की। अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती, राही मासूम रजा, विष्णु प्रभाकर, निराला। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, 84 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है गोकुलनाथ। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग जल्दी जल्दी से, सभी लोग बिना कहे जल्दी से ऑनेस्टी के साथ आप लोग रिप्लाई कर दीजिए। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं, इतने अच्छे क्वेश्चन कलेक्ट कर सकते हैं, आप तक पहुंचा सकते हैं, तो आप लोग एक लाइक और एक शेयर जरूर करते रहिए, ठीक है, हमारे लिए। अगर आप लोग थोड़ा सा भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन की रिप्लाई ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? जल्दी से रिप्लाई करिए, वेरी गुड। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी रामचंद्र शुक्ल का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? आपको बताना है। यहाँ पे विकल्प आप सभी के सामने है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ये 1893 में, 1893 में। देखिए, आपको कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अवेलेबल करवा रहे हैं, बहुत ही फास्ट। इतने ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को अवेलेबल एक ही वीडियो में करवा दे रहे हैं, कहीं पे भटकने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है,
लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, गोस्वामी तुलसीदास जी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है रामचंद्रिका। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बाबू श्याम सुंदर दास जी। अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, बीज वपन काल। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, आप सभी की स्क्रीन पे, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट है, दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं ये? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी का पहला पत्र है, हिंदी का पहला पत्र आपको बताना है। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? हिंदी का पहला पत्र, विकल्प सही हो जाता है आपका यहाँ पे उदंत मार्तंड। नेक्स्ट है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्ति है? अति सुधो स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्ति है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, घनानंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हम दीनों की क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चले, किसकी पंक्तियां हैं? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, भगवती चरण वर्मा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अन्य से अनन्या, अन्य से अनन्या किसकी रचना है? मैत्रेयी, पुष्पा, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, प्रभा खेतान। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, प्रभा खेतान की रचना है। अमी हलाहल मद भरे, सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जह चितवत एक बार, किस कवि द्वारा लिखी काव्य पंक्तियां हैं? देव बिहारी रसलीन मतिराम। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, रसलीन की पंक्तियां आएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? आवारा मसीहा की रचना किसने की? अभी मैंने आपको बताया, तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए कि इसका जवाब क्या होगा। और इसमें पूछा जा रहा, आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र वर्णित है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, पिता कहानी के लेखक कौन है? पिता कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन सही हो जाता है आपका यहाँ पे डी, ज्ञान रंजन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिंदी नए चाल में ढली, हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, नागेंद्र। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? आपको बताना है यहाँ पे। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है 100 अजान और एक सुजान। ये उपन्यास किसका है? बालकृष्ण भट्ट साहब का। अगला क्वेश्चन है, चंदायन के रचयिता हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। चंदायन के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन, मुल्ला दाऊद। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, मुल्ला दाऊद। इस तरीके से हिंदी साहित्य के हमारे हो जाते हैं पूरे 115 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। आपको कैसे लगे और आप लोग कितना स्कोर कर पाए ऑनेस्टी के साथ? जिस तरीके से एग्जाम हॉल में
बैठ करके आप लोग एग्जाम देते हैं और लास्ट में अपनी स्कोरिंग करते हैं ऑनेस्टी के साथ, वैसे ही स्कोरिंग आपको बतानी है यहाँ पे। और जो नहीं सही हुआ उसे आप लोग सही कर लीजिए, नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। और साथ साथ में आप लोग फीडबैक तो देते ही हैं। और आप सभी लोग वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है यह भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, गंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? गंगा। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, यमुना, मेघना, सांगपो। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है पद्मा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? पद्मा, यमुना, मेघना, सांगपो। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है सी, मेघना। अगला क्वेश्चन आप सभी की नेक्स्ट है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुंदर नदी का डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों, नर्मदा, तापी। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है सी, गंगा ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा। ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है सी, ब्रह्मपुत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन यहाँ पे हमारे कौन सा सही होगा? वेरी गुड, ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? गंडक, कोसी, सोन, गंगा। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, कोसी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? नर्मदा, तापी, कोसी, गंडक। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, कोसी। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? सोन, गंडक, हुगली, दामोदर। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? माही, लूनी, बनास, साबरमती। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन हमारा सही होता है बी, लूनी। फ्रेंड्स, अगर आप वनडे एग्जाम टारगेट चैनल के साथ जुड़े हैं तो एनर्जी के साथ जुड़िए, एकदम से एनर्जेटिक रहिए, एक्टिव फॉर्म में एकदम से। 130 प्लस का टारगेट आपका होना चाहिए, और अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो 130 प्लस का टारगेट आपके दिमाग में हमेशा रहेगा और उधर की तरफ आप जाएंगे और उस एम को पाएंगे भी। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, लूनी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा, तापी। ऑप्शन यहाँ पे चारों में से कौन सा सही होगा? वेरी गुड, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता है नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? भारत की निम्न नदियों में से कौन
सी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, गोदावरी, महानदी, ताप्ती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, ताप्ती। ऑप्शन हमारा सही होता है डी, ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? क्वेश्चन पूछा जाता है क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोदावरी, चंबल, महानदी, नर्मदा। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, चंबल। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती है? महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती हैं? रामगढ़ गुंबद से, पंचमढ़ी पहाड़ी से, ग्वाल पहाड़ी से, अमरकंटक पहाड़ी से। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, अमरकंटक पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? चंबल, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, नर्मदा। ऑप्शन हमारा सही होता है बी, नर्मदा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को, दक्षिण भारत के, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे तापी, नर्मदा, माही, साबरमती। ऑप्शन हमारा सही होता है बी, नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ध्यान दीजिएगा, अभी दक्षिण भारत की नदियों में पूछा जा रहा है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है गोदावरी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है ए, गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, वैन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी, कृष्णा, गंगा, झेलम। ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है गोदावरी। वैन गंगा और पैन गंगा गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? वेरी गुड, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता है कर्नाटक और तमिलनाडु। ऑप्शन सही होता है हमारा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, कावेरी। ध्यान दीजिएगा सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, पंचगंगा तथा दूधगंगा, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा, गोदावरी, गंगा, झेलम। ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है कृष्णा। अगला क्वेश्चन, दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी कहां से निकलती है? तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, नैनीताल के पास से, सोमेश्वर पहाड़ी से। ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है बी, छोटा नागपुर पठार से। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे कलेक्ट किए मैंने सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन देख के पता चल रहा होगा। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, भारत में, अब भारत में हिमालय की पूछा जा रहा है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? नंदा देवी, नंगा पर्वत, कंचनजंगा, धौलागिरी। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, कंचनजंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है?
भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? सह्याद्री, अरावली, हिमालय, सतपुड़ा। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? नवीनतम पर्वत श्रेणी, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नत से हुई है? विकल्प आप सभी के सामने। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है टेथीज। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नत से हुई है? ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है टेथीज। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंदा देवी स्थित है, नंदा देवी कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम। वेरी गुड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, उत्तराखंड में। नंदा देवी स्थित है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ कहाँ पर स्थित है? कुमायूं हिमालय में, मध्य हिमालय में, हिमाद्री में, ट्रांस हिमालय में। बद्रीनाथ अवस्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है कुमायूं हिमालय में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिमालय में हिमरेखा, हिमालय में हिमरेखा स्नो लाइन निम्न के बीच होती है। हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? वेरी गुड, विकल्प आप सभी के सामने है। विकल्प आप सभी के सामने। ये ऐसे क्वेश्चन है जो 15-20 सालों से बार बार रिपीट हो रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। ऑप्शन हमारा सही होता है डी। अगला क्वेश्चन है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? केटू श्रेणी, कृष्णागिरी, सागरमाथा, राकापोशी। वेरी गुड, यहां पे हमारा ऑप्शन सही होता है बी, कृष्णागिरी। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है कृष्णागिरी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? या मर्ग, बुग्याल, पयार, द्वार। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है ए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इस पे मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, उत्तराखंड में पूछा जा रहा है। दून, मर्ग, चोस, बुग्याल एवं पयाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे मार्क कर सकते हैं, स्टार लगा सकते हैं। तो हिमालय श्रेणी के ढालों पर, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, बुग्याल एवं पयाल। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, कुमायूं हिमालय। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, काली एवं तिस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? काली एवं तिस्ता नदियों के बीच, स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। काली एवं तिस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, कुमायूं हिमालय। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, नेपाल हिमालय। काली एवं तिस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, नेपाल हिमालय। कल मैंने नदियों से रिलेटेड जो वीडियो अपलोड किया है उसके लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इससे पहले मैंने संविधान के सारे क्वेश्चन एक ही जगह पे कलेक्ट करके डाले थे, वो वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में पिन करके दे देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है,
किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? नंगा पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है सी, माउंट एवरेस्ट। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? ऑप्शन हमारा सही होता है सी, माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? यहाँ पे 1898 में, 1953, 1957, 1969। ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा सही होगा? वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, 1953 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंदा देवी चोटी है किसका भाग है? नंदा देवी चोटी है असम हिमालय का भाग, कुमायूं हिमालय का भाग, नेपाल हिमालय का भाग, पंजाब हिमालय का भाग। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, कुमायूं हिमालय का भाग। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है? हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा चली जाती है नीचे, कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, म्यांमार में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेत, नंदा देवी। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, नंदा देवी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? असम, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, और साथ में आप लगाइए टिक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीन है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? सबसे प्राचीन, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, नीलगिरी। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, अरावली। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर, शेर, दोदा बेट्टा, अमरकंटक। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन यहाँ पे सही होता है गुरु शिखर। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे, पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत, एक मोड़दार पर्वत, एक भ्रंश कगार, एक ज्वालामुखी पर्वत। पश्चिमी घाट, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, एक भ्रंश कगार है, वो एक भ्रंश कगार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, पश्चिमी घाट। ऑप्शन सही होता है बी, पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपी भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। प्रायद्वीपी भारत की तरफ आ जाइए। प्रायद्वीपी भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? अनाईमुडी, डोडा बेट्टा, महेंद्रगिरी, नीलगिरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जितने भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन देख के पता चल रहा होगा। फ्रेंड्स, आप लोग फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा कि आपको मेरे क्वेश्चन का कलेक्शन कैसा लगा, मेरी मेहनत कैसी लगी। आप लोग ज़रूर एक कमेंट, एक रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा और अपने स्कोरिंग ईमानदारी के साथ आप लोग बताएंगे, और साथ में लाइक का बटन भी प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? प्रायद्वीपी भारत में
उच्चतम पर्वत चोटी है? ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है अनाईमुडी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, पूर्वी घाट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है? पालिनी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, शेवराय पहाड़ी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, नीलगिरी पहाड़ी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी हैं? नीलगिरी, यहां पे होगा कार्डेमम बी ऑप्शन पे, पालिनी, अन्नामलाई। ऑप्शन यहाँ पे हमारे कौन सा सही होता है? ऑप्शन हमारा सही होता है बी, कार्डेमम। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी है? तो कार्डेमम। ऑप्शन हमारा सही होता है बी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। अभी मैंने बताया सबसे दक्षिण में, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, केरल में। अगला क्वेश्चन है, गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? बिहार, गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान। यहां पे हमारा ऑप्शन सही होता है बी, गुजरात में। गिरनार पहाड़ियां कहाँ पे स्थित हैं? ऑप्शन हमारा सही होता है बी, गुजरात। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम। गारो, खासी और जैंतिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाता है मेघालय में। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अनाईमुडी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी, धूपगढ़। ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है ए, अनाईमुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की, देखिए छोटा नागपुर पठार, अभी मैंने नाम लिया था, चर्चा किया था, वहां पे क्या फेमस है? अभी मैंने जो बताया छोटा नागपुर के पठार में क्या फेमस है? अगर आप लोगों ने सही से मेरी बात सुनी होगी, पूरा वीडियो देखा होगा, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करेंगे, और आपकी रिप्लाई मुझे चाहिए, पता तो चलेगा ना कि कम से कम आप लोग सीरियसली देखते हैं कि नहीं देखते हैं। तो रिप्लाई कीजिएगा, छोटा नागपुर में कौन कौन से खनिजों की प्रचुरता? मैंने 3 के बारे में बात की थी। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? धूपगढ़, पंचमढ़ी, पारसनाथ, महाबलेश्वर। ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है सी, पारसनाथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? राज्य पूछा जा रहा है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। हम लोग हमेशा अरावली श्रेणियों के बारे में सुनते हैं, तो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पे राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी शिखर स्थित है। नंदा देवी शिखर स्थित है कहां पे? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है बी, उत्तराखंड में। नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहां स्थित है? कंचनजंगा कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर, नेपाल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है सी, सिक्किम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? कामेत, नंदा देवी, कंचनजंगा। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, कंचनजंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना आपको। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,200 मीटर, 8,848 मीटर, 8,500 मीटर, 9,000 मीटर। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है विकल्प के अकॉर्डिंग 8,848 मीटर। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसकी
ऊंचाई कितनी हो चुकी है? 8,850 मीटर हो चुकी है। तो जब विकल्प में 8,850 रहे तो इसी को टिक मारिएगा, और अगर नहीं है तो ऑप्शन बी वाला ही टिक करिएगा, 8,848 मीटर। शुरू में इसकी ऊंचाई कितनी थी? 8,844 मापी गई थी। वैज्ञानिक सर्वेक्षणों में कहा जाता है कि इसकी ऊंचाई प्रतिवर्ष 2 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रही है। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया 8,848 और 8,850 दोनों में से अगर 50 वाला रहता है तो 50 पे ही आपको टिक करना है, 48 वाले पे नहीं। अगर 50 नहीं है तो 48 पे ही आप सही का निशान लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? पालिनी, नीलगिरी, विंध्याचल, अरावली। ऑप्शन यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? वेरी गुड, यहां पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है पालिनी। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ऑप्शन हमारा सही होता है यहां पे पालिनी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, केरल। ऑप्शन हमारा सही होता है सी, केरल। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा सही होता है ए, राजस्थान में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, शेवराय पहाड़ियां कहां अवस्थित हैं? शेवराय पहाड़ियां कहां अवस्थित हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, तमिलनाडु में स्थित है। शेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे, अरावली पहाड़ियां, सतपुड़ा पहाड़ियां, राजमहल पहाड़ियां, विंध्य पर्वत। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, सतपुड़ा पहाड़ियां। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है आप सभी की स्क्रीन पे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, कौन सा ऑप्शन सही होता है? सैंडल पीक, माउंट थ्रिलर, माउंट दियावालो, माउंट कोयल। ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा सही होता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सैंडल पीक, आपको मैंने पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन एससीईआरटी में, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? एवरेस्ट, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, कंचनजंगा। अगला, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है? बहुत ही बढ़िया, आप लोग इसे मार्क करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। न्यूनतम वन आवरण कितना अनिवार्य है? संपूर्ण भूमि का 25% या संपूर्ण भूमि का 50% या संपूर्ण भूमि का 40 या 33%। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाता है डी, संपूर्ण भूमि का 33% होता है वन का आवरण जरूरी, किसके लिए? बैलेंस के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, आसाम। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, मिजोरम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा सी, मिजोरम। नेक्स्ट और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष
सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सरकार द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष वन नीति की घोषणा की गई? तो विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा बी 1952 1952 में। अगला और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई पूछा जा रहा है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग 1981, 83, 85, 88। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां पे जितने क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत ही सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन यहाँ पे आप सभी के सामने है। इसे सिलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करते हैं और वही क्वेश्चन आप सभी तक पहुंचाते हैं जहां से आने के चांसेस हैं, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए होते हैं वो क्वेश्चन आप तक हम पहुंचाते हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं क्रीम प्रश्नों का कलेक्शन है। बात समझ रहे हैं? आपको खुद देख के लग रहा होगा क्वेश्चन कि एकदम से सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है 1981 1981 में। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है कहां पर? पूर्वी दक्कन में, उत्तरी मैदानी क्षेत्र में, पश्चिमी तट में, पूर्वी तट में, कहां पर है? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है पूर्वी दक्कन एरिया में। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? 2004, 2014, 1996, 1986। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी 1986 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन। अगला क्वेश्चन है, दाचीगांव वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर। वेरी गुड। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी जम्मू कश्मीर में। क्लियर है? अब आपको समझ आ रहा होगा कि वहां पे क्या प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, संकटापन्न रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन है कहां पर है? सबसे बड़ा समुच्चयन संकटापन्न रिडले कछुआ का कहां पर है? गाहिर माथा में, सागर माथा में, लक्षद्वीप के द्वीपों में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। सबसे ज्यादा कहां पे पाया जा रहा है? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होता है? ए गाहिर माथा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। संकटापन्न है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संकटापन्न रिडले कछुआ सबसे ज्यादा गाहिर माथा में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्षी विहार कम बना होता है तो इसलिए कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इंपॉर्टेंट है। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग मार्क लगा लीजिएगा। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी राजस्थान में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फ्रेंड्स आप सभी लोग वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करते रहिएगा। आपके लाइक से हमें एनर्जी मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और आपके शेयर करने से और भी स्टूडेंट को ये पता चलेगा कि आप ही लोगों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है वनडे एग्जाम टारगेट, और वहाँ पे आप ही सभी लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, तो आप लोग उसका फ़ायदा उठाइए। तो आप लोग लाइक और शेयर, एक लाइक और एक शेयर, अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप लोग ज़रूर इतना करिए। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है? नेपाल, भूटान, मणिपुर, मिजोरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ अलग है ये। तो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर स्थित है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी मणिपुर में। ध्यान दीजिएगा, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान उसका नाम है कैबुल लामजाओ, कहाँ पर स्थित है? मणिपुर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? गैंडा, बाघ, पक्षी, गौर। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ए गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। नेक्स्ट है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात राज्य में स्थित है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क लगा लीजिए। पेरियार, यहाँ पे देखिए पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए? शेरों के लिए, चित्तेदार हिरणों के लिए, बाघों के लिए, जंगली हाथियों के लिए। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, जंगली हाथियों के लिए पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में। ये रहा लास्ट में आज का सवाल आप सभी के लिए। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुरुक्षेत्र, संस्कृत के 4 अध्याय, उर्वशी, रश्मिरथी। विकल्प आपका आपके सामने है, तो जल्दी से आप लोग रिप्लाई कीजिए कॉमेंट सेक्शन में जाकर के। फटाफट से रिप्लाई करना है आप सभी को कमेंट सेक्शन में जाकर के। और आज के सारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे, हमेशा की तरह अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर के माध्यम से अपना प्यार और विश्वास जरूर दिखाइएगा। सारे क्वेश्चन एक ही जगह पे कलेक्ट करके आप सभी तक पहुंचाना और उसे टाइप करना, सब कुछ करना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। तो आप लोग अपना प्यार और विश्वास जरूर दिखाइएगा, लाइक और शेयर खूब करते रहिए, जिससे कि मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे और चैनल भी ग्रो करता रहे, सभी तक ये नॉलेज पहुंचती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। और हम आप लोगों से चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को खूब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर के माध्यम से प्यार और विश्वास जरूर दीजिए। तो मिलते हैं फिर, बाय बाय, थैंक यू।